सो हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग हमारे थंबनेल और टाइटल देख करके समझ गए होंगे कि हम आज किस विषय पे बात करने वाले हैं और बात करने का रीज़न क्यों बनता है। तो बात करने का रीज़न इसलिए बनता है क्योंकि हमारे बीच जो है दुनिया के महान उद्योगपतियों में से एक द ग्रेट रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका कल रात बुधवार 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। तो उनके बारे में जानना तो बनता है, आखिर वो इतने बड़े महान उद्योगपति कैसे बने। तो चलिए उनके बारे में जानना शुरू करते हैं। रतन टाटा को भारत और दुनिया भर में कौन नहीं जानता। रतन टाटा देश के चहेते उद्योगपतियों में से एक चेहरा है जिसे हर कोई जानना चाहता है। वह टाटा समूह के अध्यक्ष थे, जो कि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी और इसके परिवार पीढ़ी ने इनका विस्तार किया था और इसे और अधिक मजबूत बनाया था। टाटा दुनिया की सबसे छोटी कार बनाने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई थी, जो कि था हमारा टाटा नैनो कार। रतन टाटा का प्रारंभिक करियर 1962 में टाटा समूह में शुरू हुआ था, जहां उन्होंने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से पहले कॉरपोरेट सीढ़ी तक पहुंचने का काम किया। टाटा समूह के बिजनेस को दूसरे देश में उन्होंने विस्तार किया। टाटा को 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब यह अपने चैरिटी से जुड़े कार्य में व्यस्त रहते हैं। नवंबर 2007 में फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में शामिल किया था। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और उनकी माता का नाम सोनी टाटा था। इनके दादा का नाम जमशेदजी टाटा था। रतन टाटा की एक सौतेली माँ भी थी, जिसका नाम सिमोन टाटा था। सिमोन का एक पुत्र है जिसका नाम नोएल टाटा है। नवल और सोनू टाटा ने रतन टाटा को गोद लिया था जब ये मात्र 10 साल की उम्र में ही अपने माता पिता से अलग हो गए थे। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, ब्रिटिश भारत, वर्तमान मुंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सुनी कमिश्नरी के बेटे हैं। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब वे अलग हो गए। फिर उन्होंने उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने JN पेटिट पारसी अनाथालय के माध्यम से औपचारिक रूप से गोद ले लिया। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ हुआ। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में चले गए थे। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी BS वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरी की। इसको खत्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहां रतन टाटा ने 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का पूरा कोर्स कर लिया। 86 वर्षीय रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल, मुंबई कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल, बिशप कॉटन स्कूल, शिमला और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की। वह कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा ने मरते दम तक शादी नहीं की, लेकिन साल 2011 में रतन टाटा ने बताया था कि मैं 4 बार शादी करने के करीब आया और हर बार मैं डर के मारे या किसी न किसी कारण के पीछे हट गया। लॉस एंजल्स में काम करने के दौरान एक बार उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और उनके परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की इजाज़त नहीं दी थी। रतन टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहे और आज तक अविवाहित रहे। तो चलिए आगे जानते हैं हम लोग रतन टाटा की फैमिली के बारे में। जमशेदजी नसवारवानी
टाटा। भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक, उनका विवाह हीराबाई डब्बू के साथ हुआ था। दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे और टाटा ग्रुप के दूसरे चेयरपर्सन उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थे, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमजी जहांगीर भाभा के मौसी थे। रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे थे। वह गरीबी अध्ययन के प्रणेता थे। उनका विवाह नवाजबाई टाटा के साथ हुआ था। नवल टाटा नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र थे। उनके जैविक पिता होमुरसजी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थे। कई टाटा कंपनियों में निदेशक, ILO सदस्य और पद्म भूषण से सम्मानित नवल टाटा के 3 बेटे थे, रतन टाटा, जीबी टाटा और नोएल टाटा। रतन जी दादा भाई टाटा, वह टाटा समूह की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादा भाई और उनकी मां जमशेद जी टाटा जीवन भाई बहन थे। उन्होंने सुजैन ब्रियर से शादी की और इस जोड़े ने 5 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें JRD टाटा और सिल्ला टाटा शामिल थे। JRD टाटा, उन्होंने टाटा समूह के चौथे चेयरपर्सन के रूप में कार्य किया। वह टाटा एयरलाइंस, बाद में एयर इंडिया जो कि बन गया, के संस्थापक बने। जब JRD टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। उन्होंने कई कंपनियों के प्रमुखों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी कंपनियों में कई शिक्षा दशक बिताए। रतन टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उन्हें प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय को रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की ओवरलैपिंग कंपनियों को एक समन्वित समग्रता में व्यवस्थित किया गया था। उनके 21 वर्षों के नेतृत्व के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक और लगभग 50 गुना से अधिक बढ़ गया। उन्होंने टाटा मोटर्स को, जगुआर लैंड रोवर को अधिग्रहण और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण किया, जिससे संगठन एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह में एक वैश्विक व्यवसाय में बदल गया। 75 वर्ष के होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया, लेकिन निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को फिर अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी को खोजने के लिए रतन टाटा TVS समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति का गठन किया गया था। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरपर्सन नामित किया गया। अब आइए जानते हैं रतन टाटा के परोपकारी कार्य के बारे में। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के लिए बेहतर पानी उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय का समर्थन किया। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड प्रदान किया, जो कॉर्नेल विश्वविद्यालय को भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देगा। वार्षिक छात्रवृत्ति एक निश्चित समय में करीब 20 छात्रों को सहायता प्रदान करती थी। टाटा समूह कंपनियों और टाटा चैरिटी ने 2010 में एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS को $50 मिलियन दान प्रदान किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और वाहनों पर शोध की सुविधा के लिए कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी को $35 मिलियन का प्रदान किया। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान था और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए का दान दिया। 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को 950 मिलियन दिए गए और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन किया गया था। यह संस्थान के इतिहास में मिला अब तक का सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने अल्जाइमर रोग के कारण अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने और इसके शीघ्र निदान और उपचार के तरीकों को विकसित करने के लिए सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस भारतीय विज्ञान संस्था को 750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया था। टाटा समूह ने भारत पर प्रारंभिक ध्यान देने के साथ संसाधन बाधित समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का भी गठन किया था। रतन टाटा की कुल संपत्ति का लगभग 3800 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिनमें उनकी अधिकांश संपत्ति टाटा सन्स के स्वामित्व से आती थी। उन्होंने स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी कंपनियों में भी कई निवेश किए थे जो उनकी संपत्ति में योगदान करते थे। रतन टाटा अपनी सैलरी से 66% पैसों लोगों की मदद के लिए दान किया करते थे। यही कारण था कि वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं हो सके, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर व्यक्ति मानते हैं और मानते रहेंगे। रतन टाटा जी का ये जीवन परिचय कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अगर उनका ये बायोग्राफी हमारे थ्रू अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।